सरासर झूठ है, बद इरादे वाली है, देश को तबाह करने के नापाक इरादों से भरी पड़ी है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। उसने झूठ बोला, झूठ परोसा। आपने उस झूठ को मेरे देखते देखते मैंने केवल 20 मिनट तुम्हारी न्यूज सुनी और 6 बार उसको दोहरा दिया। ऐसा तो नहीं है कि झूठ बोलने के पाप के और अपराध के आप भी जिम्मेवार बने थे। एक जिम्मेवार मैगजीन में एक जिम्मेदार आदमी का ये भाषण छपा है जो सरासर झूठ है। कल उसने कहा, अमित शाह ने, कि हमारी ये यंत्रणा अच्छी है कि हम किसी भी झूठ मैसेज को देश में फैला सकते हैं, आप लोग को देश को गुमराह कर सकते हैं। वो खुद बोलता है। तो इसके ऊपर मैंने कमेंट की कि तू साला जन्म से झूठा है तो झूठ ही करेगा। मैं सच कहूंगा मगर फिर भी हार जाऊंगा। वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। ये सफेद झूठ है, ये बद इरादे वाला खेल है, ये नापाक खेल है। और भाइयों बहनों, सफेद और काले झूठ की बुनियादों पर सियासत का मकान बनाने वाले सियासतदान और उनके संरक्षक ये क्यों नहीं सोचते और समझते इन मकीनों का क्या होगा, इन मकानों में रहने वालों का क्या होगा जो झूठ की बुनियादों पर बनाए गए मकानों में रह रहे होंगे। यानी वो पॉलिटिकल पार्टियां जिसके माध्यम से देश को चलाया जाता है, पॉलिसीज बनाई जाती हैं, तो अगर वो झूठ के आधार पर खड़ी होंगी तो फिर कैसी पॉलिसीज बनेंगी इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। दोस्तों, यूं तो हमारे प्रधानमंत्री बहुत सी चीजों के लिए माने जाते हैं और मशहूर हैं, लेकिन एक इनका अंदाज ये भी देखें और इस पर गौर करें कि प्रधानमंत्री जी अपनी बॉडी लैंग्वेज से देश की जनता को क्या बताना चाहते हैं। कि एनआरसी के ऊपर कुछ हुआ भी है क्या? झूठ चलाया जा रहा। मेरी सरकार आने के बाद 2014 से आज तक मैं 130 करोड़ देशवासियों को कहना चाहता हूं, कहीं पर भी एनआरसी शब्द पर कोई चर्चा नहीं हुई है, कोई बात नहीं हुई है। अब भी जो भ्रम में है, मैं उन्हें कहूंगा कि कांग्रेस और अर्बन नक्सलियों द्वारा उड़ाई गई डिटेंशन सेंटर के अफवाहें सरासर झूठ है, बद इरादे वाली है, देश को तबाह करने के नापाक इरादों से भरी पड़ी है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। दोस्तों, एक जो अहम पहलू है वो हमें आपके साथ इस वक्त ख़ास तौर पर रखना है, वो ये कि जो आर्टिकल 30 के बारे में कहा जाता है कि आर्टिकल 30 के तहत तमाम माइनॉरिटीज़ के हुकूक को दिलाने के लिए हम वचनबद्ध हैं। इसको इस पहलू को ज़रा सा समझना होगा। वो ये कि जब पार्लियामेंट में आर्टिकल 30 के रेफरेंस से बात कही गई है या कही गई थी, तो वो कितनी सही है और संवैधानिक है, ये समझना भी हमें ज़रूरी होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आर्टिकल 30 विद इन द कंट्री अल्पसंख्यकों के अधिकारों को दिलाने की बात करता है। पड़ोसी मुल्कों के अधिकारों को दिलाने की बात या उसकी वचनबद्धता से उसका कोई संबंध नहीं है। और ये मुल्क की यानी भारतवर्ष की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो पड़ोसी मुल्कों के अल्पसंख्यकों के अधिकारों को दिलाए या उनकी हिफाजत करे या उनको अपने मुल्क में बुलाए या बसाए। नागरिकता संशोधन एक्ट लाने के बाद ऐसा कुछ प्रावधान रखा गया है जिसका संबंध मानवता के एतबार से तो बहुत सही है कि जहां पे भी लोग प्रताड़ित हों या जिनके साथ में भी एट्रॉसिटीज या जुल्म ज्यादती हो रही हों, उनको हमारा भारतवर्ष अपना दिल और जिगर दिखाते हुए उनके अधिकारों की हिफाजत करेगा और उनको अपने यहाँ
जगह देगा। ये बहुत बड़ी बात है और वसुधैव कुटुंबकम के तहत ये बात आती है, लेकिन ये बात और ये विचार उस वक्त बहुत छोटा और जब इसमें कुछ माइनॉरिटीज को उसमें शामिल नहीं किया जाता है। बात जब माइनॉरिटीज के अधिकारों की है तो सबसे पहला अधिकार तो हमारे देश की ही माइनॉरिटीज का होता है। हम सबसे पहले अपने देश के माइनॉरिटीज के अधिकारों को सामने रखकर उनके साथ इंसाफ करें, उसके बाद फिर हम पड़ोस के माइनॉरिटीज और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की हिफाजत करें तो ज्यादा असरअंदोज होगा और उसके मायने होंगे। अन्यथा ऐसे में जब देश के अंदर ही यानी विद इन द कंट्री माइनॉरिटीज के अधिकारों का तो हनन हो रहा हो और हम पड़ोसी मुल्कों के माइनॉरिटीज के अधिकारों के बात करें तो ये बात कुछ समझ में नहीं आती है और इसीलिए ये बात आमतौर पे देश के नागरिकों को हजम नहीं होती है। इसके अलावा जो और पहलू है इसमें ख़ास तौर से उनके बसाने का, उनको यहाँ एकोमोडेट करने का है कि उनको कहाँ और किस जगह और कितने स्टेट्स में लाया जाएगा, इसके लिए भी कोई रूपरेखा तैयार नहीं की गई है। ऐसे में कि जब हिंदुस्तान में 40 से 56% तक लोग देश में गरीबी की रेखा से नीचे जिंदगी गुजार रहे हों, बाहर के लोगों को, उनके अल्पसंख्यकों को उनका यहाँ अधिकार हम किस प्रकार से दे पाएंगे, उसके लिए क्या योजना है अभी ये तय नहीं है और इसके बारे में भी कोई बाज़ाब्ता प्रोग्राम नहीं बनाया गया है। और अब बनाया गया है तो उसको भी मंजर आम पर नहीं लाया गया है। इसको तो जो ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन हो उसमें चीज़ों को तय किया जाना ज़्यादा बेहतर और उचित होगा। हम इस बात की उम्मीद भी रखते हैं कि हमारी सरकार वंचित समाज, खास तौर से जो दलित, आदिवासी और माइनॉरिटीज़ हैं, उनके अधिकारों को यानी वंचित समाज के अधिकारों को की सुरक्षा के लिए पूरे प्रोग्रामिंग कर चुकी होगी और पूरे प्लान के साथ आगे बढ़ रही होगी। इससे पहले कि जब हम पड़ोसी मुल्कों के माइनॉरिटीज़ के अधिकारों और हुकूक को दिलाने के लिए बेचैन हैं, हम समझते हैं कि उससे पहले हमारी बेचैनी, हमारी सरकारों की बेचैनी विद इन द कंट्री जो है वो यहाँ के वंचित समाज को अधिकारों को दिलाने की ज़्यादा होनी चाहिए। और ऐसे में अगर हम वास्तव में वसुधैव कुटुंबकम के पैरू हैं और उसको फॉलो करते हैं, और करना चाहिए, अगर नहीं करते तो हम सबसे पहले अपने देश के अंदर हालात को बेहतर बनाएं। 72 साल आज़ादी को गुजर जाने के बाद भी इस देश के अंदर बहुत सारे हमारे ऐसे समाज हैं जिनको अभी भी उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। न सिर्फ ये कि वंचित रखा जा रहा है बल्कि उनको एक खास समाज का होने की वजह से या खास मजहब के होने की वजह से बार बार और अक्सर प्रताड़ित किया जाता रहा है। और सच्ची बात यही है कि देश में पिछले 72 वर्षों में चाहे सरकार किसी की भी रही हो, नाइंसाफी का दौर चलता रहा है। ये कोई इस सरकार की बात नहीं है या बीजेपी सरकार की बात नहीं है, बल्कि इससे पहले सरकारों का रवैया भी देश के वंचित समाज और वर्गों के लिए यही रहा है जो आज चल रहा है। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम कोई भी ऐसा कानून बनाने से पहले जिसमें हम पड़ोसी मुल्कों के अधिकारों या उनको वंचित परिवारों या वंचित समाज के लोगों को अपने यहाँ जगह दें या उनके साथ इंसाफ करें या उनके साथ अपना जिगर दिखाएं, हमारा ये मानना है कि हम सबसे पहले विद इन द कंट्री यहाँ की माइनॉरिटीज और वंचित वर्ग और समाज के लोगों के अधिकारों को देने की योजना बनाएं और उनके साथ इंसाफ करें। तो हम आशा और उम्मीद करते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो पूरी दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम का अलंबरदार बनेगा और फिर पूरी दुनिया का विश्व गुरु बन सकता है। लेकिन अगर नाइंसाफी का सिलसिला दुनिया की तरह हमारे मुल्क में भी चलता रहा तो यकीन मानिए कि फिर हमारी बर्बादी को भी कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हम आशा करते हैं कि हमारी सरकारें इस संबंध में संजीदगी से गौर करते हुए ऐसी योजनाएं बनाएंगी जिसमें सबसे पहला काम हर एक नागरिक को इंसाफ और उसके अधिकारों को दिलाने की बात हो। मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। गिरा दिया है तो साहिल पे इंतजार न कर, अगर वो डूब गया है तो बहुत दूर निकलेगा। उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुंसिफ, हमें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा। यकीन आए तो एक बार पूछ कर देखो, जो हंस रहा है
वो जख्मों से चूर निकलेगा। हम आपके साथ फिर हाजिर होते हैं किसी और रिपोर्ट को लेकर और कुछ तथ्यों के साथ। अभी हमें इजाजत दीजिए, हम आपके साथ बने हैं। थैंक यू वेरी मच।